दिल्ली के लुटियन जोन्स में इस इमारत का एक इतिहास है। ऐसी एक इमारत है जिसे तीन मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद तीन मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास बना। नेहरू के निधन के बाद तीन मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में बदल दिया गया। अब तीन मूर्ति भवन में ही केंद्र सरकार ने देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का स्मारक बनाने का फैसला किया है। नेहरू मेमोरियल के साथ ही तीन मूर्ति भवन में सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी स्मृतियों को सहेजने के लिए नया म्यूजियम बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार की इस पहल का विरोध पहले ही किया है। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनमोहन सिंह का आरोप है कि सरकार एजेंडे के तहत नेहरू के विरासत को मिटाना चाहती है। एक पत्र के जरिए जो पीएम मोदी जी को लिखा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत एक बदकिस्मती की बात है। नेहरू जी जैसे आदमी, सरदार पटेल जी जैसे, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे, जिन्होंने एक महान कंट्रीब्यूशन की हमारे देश की आजादी की लहर में, ये जो अब मोदी साहब और भाजपा और विशेष तौर संघ के लोग ये हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश करें, ये एक बहुत खतरनाक बात है। तो मेरा भी ये कहना है कि बीजेपी को ऐसी बातों से टलना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे बुजुर्गों की कोई इज्जत मान करे तो वो तभी होती है अगर दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत मान की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही काम किया है, जो महापुरुष देश के हैं, जिन्हें कोई सम्मान, आदर सम्मान नहीं मिला, हम उनको आदर सम्मान देना चाहते हैं। आज आप देखिए देश में हर जगह एक ही नाम है, चाहे नेहरू, चाहे इंदिरा, चाहे राजीव। क्या इसके अलावा कोई महापुरुष देश में नहीं थे? अब उन महापुरुष को मान सम्मान देना किसका काम है? देशवासियों का। अगर इनकी आंखें बंद है तो हमारी सरकार और हमारी पार्टी अपनी आंखें खोल के उन लोगों को मान सम्मान देना चाहती है जिनको कभी इन लोगों ने देना आवश्यक नहीं समझा। मोदी सरकार इससे पहले तीन मूर्ति भवन के पास वाले तीन मूर्ति चौक का नाम पहले ही बदल चुकी है। अब इसका नाम हाइफा तीन मूर्ति चौक हो गया है। कांग्रेस को लगता है कि नेहरू मेमोरियल के साथ तीन मूर्ति भवन में अगर बाकी पूर्व प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनेगा तो इससे नेहरू की यादों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी। इससे नेहरू के मेमोरियल की विशिष्टता भी खत्म होगी। अब ये सवाल बड़ा है कि क्या वाकई नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है या ये फिर कांग्रेस और मनमोहन सिंह का काल्पनिक डर है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जुड़ेंगे। हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ AK सिन्हा साहब हैं जो एक्स डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। हमारे साथ अर्जुन देव जी जुड़ेंगे जो कि एक हिस्टोरियन है और साथ ही साथ हसन रिजवी साहब है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब सबसे पहले आलोक जी आपके पास, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इससे यूनिकनेस में क्या कमी आ जाएगी? आपको क्या लगता है अगर 39 एकड़ की जमीन तीन मूर्ति भवन में पीछे के तौर पर खाली पड़ी है, अगर उस 39 एकड़ में एक छोटी सी इमारत बन जाती है जिसमें एक एक कमरा तमाम प्रधानमंत्रियों को समर्पित कर दिया जाता है तो उसमें गलत क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं तमाम जो प्रधानमंत्री आज तक हुए उनको सबको सम्मान मिलना चाहिए, उनका मेमोरियल भी बनना चाहिए और उनके जो भी कार्यकाल के दौरान जो भी अचीवमेंट्स रही हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। लेकिन काफी दिनों से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जिस तरह से दीपक जी तमाम जो कांग्रेस के तमाम आइडियल्स रहे, कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स रहे, पंडित नेहरू जी से शुरू करके और अभी तक पंडित नेहरू जी से पहले भी अगर गांधी जी को भी लें तो किस तरह की विचारधारा आरएसएस की और बीजेपी की रही है ये पूरे देश ने देखा। नहीं, लेकिन उन्होंने गांधी जी के ऊपर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं की। आलोक जी, आपको ये बात याद रखनी होगी कि गांधी जी के नाम को आज भी प्रधानमंत्री लेते हैं और बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और वो बोलते हैं कि वाकई में अगर कोई राष्ट्रपिता था जिसने राष्ट्र को एक दिशा दिखाई तो वो गांधी जी थे। आज तक कभी उनको लेकर कोई बात नहीं की प्रधानमंत्री ने। देखिए, आरएसएस दीपक जी आज का विषय वो नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारे उदाहरण वो भी बता सकता हूं। बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स ने गांधी जी के लिए पहले क्या क्या कहा है, लेकिन आज का जो विषय है हमारा वो सीधा सीधा ये है कि पंडित नेहरू जिन्होंने
इतने वर्ष अपने जेल के अंदर बिता दिए, स्वतंत्रता पूरी तरह से लड़ाई में अपना हिस्सा लिया, देश को पूरी तरह से IIT, IIM, एम्स, आज जो हम जिस तरह की तमाम चीजें देख रहे हैं पंडित नेहरू जी ने दी, जिस तरह से उनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं उनको कहा कि ओपिनियन में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यक्ति दोबारा 3 मूर्ति भवन को नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि आज बीजेपी का केवल और RSS का केवल एक ही एजेंडा है, किस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए। इसका नाम बदल दीजिए, रामलीला मैदान का कुछ और नाम कर दीजिए, फलाने का नाम कुछ और कर दीजिए। हमें किसी भी मेमोरियल को बनाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन आप वहीं पर क्यों बनाना चाहते हैं जहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया, वहीं पर आप छेड़छाड़ क्यों करना चाहते हैं? कांग्रेस की सीधी सीधी मांगी है। वो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पूरे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? जहां पर मैं बैठा हूं 24 अकबर रोड, इसी के साथ में क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का मेमोरियल नहीं बना हुआ है? क्या तमाम चीजें उसमें नहीं रखी हुई हैं? तो एक ही जगह पर आप जाकर क्यों इतना आप विवाद पैदा करना चाहते हैं? आप तमाम जो विफलताएं हैं उनको इस तरह से छुपाना चाहते हैं। इस तरह के रोज रोज नए इश्यूज, 3 दिन पहले 2 दिन तक डिबेट चलती रही कि रामलीला मैदान का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाएगा। अस्थि कलश का किस तरह से इन्होंने पूरी तरह से जैसे ड्रामा कर दिया हो, पूरे देश में हंस रहे हैं मंत्री, जिस तरह का प्रचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इनको अपने पूर्वजों का भी सम्मान करना चाहिए और बाकियों का भी देश के करना चाहिए। जफर इस्लाम साहब, आप पर साफ आरोप है कि नेहरू की विरासत को छेड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कर रही है। ये आलोक शर्मा जी का और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आरोप है आप पर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस समझती है कि इस देश को एक ही परिवार का विरासत मिला है। पर देश में कई और महापुरुष थे, कई ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश में। कांग्रेस पार्टी आज उसको बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी का कंट्रीब्यूशन तो एक्नॉलेज ही नहीं किया। आप देखिए देश के जो रत्न हैं, अनमोल रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनको इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्हें भारत रत्न देने के बजाय उन्हें बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए जो लोग मर मिटे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जिंदगी खपा दिया है, जिन्होंने देश के लिए हर कुछ किया है, ऐसे अनमोल महापुरुषों को हम सम्मान देना चाहते हैं। उसमें कांग्रेस को जरूर तकलीफ होगी, इसलिए कांग्रेस के लिए तो उनके आंखों में पट्टी बंदी, उनके बियॉन्ड को देख ही नहीं सकते कि बस उनकी जिंदगी शुरू होती है नेहरू से और खत्म होती है राहुल पे। उसके अलावा तो वो सोच नहीं सकते। आप देखिए देश के यहाँ उठा के देखिए नजर, तो आपको घर से बाहर निकलेंगे, राइट साइड में देखिए, सामने देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, तो या तो इंदिरा गांधी का नाम मिलेगा, या नेहरू जी का, या तो राजीव गांधी का। भाई देश में और भी महापुरुष थे, भूल गए थे आप उन लोगों को? आलोक जी, आज अगर हम उनको याद करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। भाई क्यों ऐसी चीज बना के रखिए जो आप मुझे बताइए, अटल जी के नाम पर आपने, आप मुझे केवल ये बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आपने बहुत वोटें मांगी। नहीं, बट सुभाष चंद्र बोस को आपने क्या भारत पहले भी 6 साल आपकी सरकार रही? नहीं, जब उनके परिवार ने मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पिछले 4.5 साल में कोई एक छोटी सी बिल्डिंग का नाम आपने रखा। वोट का सौदा है, महापुरुष को देना आपके लिए वोट का सौदा है, और हमारे लिए कर्तव्य है, करते हैं। हमारे लिए मुझे केवल ये बताइए कि जिन लोगों ने शहादत दी, क्या इंदिरा गांधी जी को आप किसी परिवार से साथ जोड़कर देख सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव देश को टुकड़े कर होने से बचाया जिस लेडी ने अपनी जान दे दी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, या RSS को परिवार के अलावा कुछ नहीं नजर आता है। आपकी यही सोच है? आपके यहाँ पर चूहिया नहीं मरी, यहाँ पर शहादतों की हिस्ट्री हो गई। आप देश को तोड़ दो, क्या उससे फायदा होगा? आप मुझे केवल ये बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न कब दे रहे हैं? आप याद होगा मोदी जी ने बड़ा उनके परिवार के साथ बैठकर फोटो खिंचवाए थे। देश के साथ आपने विश्वासघात किया कई बार, इसलिए कि भाई आप क्या RSS के लोगों को बताइए ना मेमोरियल के इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की थी और उसमें पट्टी लगवाई है नीचे, कौन मना कर रहा है? आपको दरकिनार कर दिया है। हम दूसरे मुद्दे लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, आलोक शर्मा जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी। मेरे साथ अर्जुन देव जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ इतिहासकार हैं। अर्जुन देव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर 3 मूर्ति भवन में ऐसा कुछ किया जाता है तो आपकी नजर में क्या वो नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ होगा?
छेड़छाड़ के नहीं बल्कि एक तरह की साजिश होगी नेहरू को, उसके रोल को, और जो काम तीन मूर्ति नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने किया है जब से बनी है, उसको डिनाई करना। तीन मूर्ति जो है वो सिर्फ नेहरू मेमोरियल नहीं है, ये नेहरू मेमोरियल तो है ही कि वहां पे जवाहरलाल नेहरू रहे आजादी के वक्त से लेके अपने देहांत तक, लेकिन उसके अलावा जिस तरह नेहरू के मेमोरी को ताजा करने, ठीक मेंटेन करने के लिए और उसका एक तरह का एकेडमिक इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये लोग बात नहीं करते हैं, वो सब मेरे वो करते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न इंडिया के इतिहास में, नेशनल मूवमेंट के इतिहास में और नेशनल मूवमेंट के बाद आजादी के जमाने का जो इतिहास आजकल है उसको स्टडी करने के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बना, बिल्कुल मौजूद तरीके से नेहरू की याद को हिंदुस्तान को समझने के लिए, आजादी को समझने के लिए, हिंदुस्तान अभी क्या हो रहा है उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बना उसी बिल्डिंग में जहां पे नेहरू का मेमोरियल है। लेकिन उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है अर्जुन देव जी। उस बिल्डिंग से, उस मेमोरियल से, उसमें रखी चीजों से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो आप इसको विरासत से छेड़छाड़ कैसे मान सकते हैं? नहीं, ये आपको ये बहुत तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों जैसे दिल्ली में जगह की कमी है, क्यों 59 एकड़ या 32 एकड़ या जो भी एकड़ जमीन है, इसलिए उसको लगाया जाए वहां पर, और बीच में वो क्या बीच में जो और साहब जो बोल रहे हैं, मैं दूर हूं इसलिए मैं उनको पहचान भी नहीं सकता हूं, कि वो सब जगह नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब यही है। वो चाहते हैं कि सब जगह क्या हो, गोलमाल करो और कौन हो? नेताजी भी है हिंदुस्तान में, कलकत्ते में उनका मेमोरियल है, कलकत्ते में उनका इंस्टीट्यूट है नेताजी के नाम से, जैसे नेहरू के नाम से यहां पे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है, नेताजी के नाम से कलकत्ते में एक इंस्टीट्यूट है, नेताजी के एशियन स्टडीज वगैरह का इंस्टीट्यूट है। और अब इनको तकलीफ हो रही है कि वो जमीन खाली पड़ी है। जमीन खाली पड़ी है तो अच्छा है, एक अच्छा मॉन्यूमेंट जो है हिंदुस्तान की आजादी का सिंबल एक तरह से, उसका मेमोरियल, और एक सेंटर ऑफ एकेडमिक रिसर्च, अनुसंधान का सेंटर है, उसको एक बहुत और बिल्डिंगें जमा करके उसको क्राउडेड करना, वो इनको एस्थेटिकली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एस्थेटिकल इनको नहीं लग रहा है, ठीक है, इनको लग रहा है कि ठीक है। मैं सिन्हा जी से यही सवाल लेके जाता हूँ। सिन्हा जी, मुझे आप ये बताइए कि अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि ये विरासत के साथ एक तरह की छेड़छाड़ है, उसकी भव्यता से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या 39 एकड़ जमीन का अगर दूसरा इस्तेमाल होता है तो वो गलत होगा क्या? बिना छेड़े तीन मूर्ति भवन को, और बिना छेड़े तीन मूर्ति की मूल भावना को, और बिना छेड़े नेहरू जी की स्मृतियों को? नहीं, बिल्कुल सही बात है, और ये एक अच्छी पहल हुई है कि कम से कम स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं अभी तक, उन सबका एक स्थान पे अगर सबकी स्मृतियों को संजो करके रखा जाए, ऐसे बच्चों से लेकर के और बड़े बुजुर्गों तक, उन सबको एक ही स्थान पे अगर सारे सामग्री मिल जाए, उनके व्यक्तित्व से वो परिचित हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। जगह जगह विभिन्न दिल्ली में ही कई अगर 14 अगर ऐसे स्मारक बना, इससे तो बेहतर है कि एक स्थान पे अगर समेकित प्रयास करके बगैर मूल स्वरूप, मूल संरचना को छेड़छाड़ किए हुए, उसके एस्थेटिक्स को बरकरार किए हुए, उसके जो मेमोरियल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है या उसका जो उसकी लाइब्रेरी अटैच है, उसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई रद्दोबदल न किया जाए, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि एक ही जगह सब कुछ मिले। इसमें क्या बुराई है? और
जो नॉर्म्स हैं, आई मीन दिल्ली हेरिटेज आर्ट कमीशन है या बाकी और जो एजेंसीज हैं, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कोई कंजेशन ना हो, उसका डिजाइन इस तरह से अगर तैयार किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी गलत बात है। ठीक है, आपने कहा कि किसी भी तरह से अगर उस जगह का इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं होगा। मैं 3-4 पॉइंट आलोक शर्मा जी आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और उनका ये मानना है कि नेहरू की विरासत को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, तीन मूर्ति भवन को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, लाइब्रेरी में जैसा काम चल रहा है वैसा चलता रहेगा, तीन मूर्ति भवन में जो चीज जैसी है वैसी रहेगी। हाँ, उसका थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, कुछ जगह बनाई जाएंगी जहां पे मॉडर्न ढंग से नेहरू जी को समझाया जा सके, और जो पिछला 39 एकड़ का जगह है उसमें एक अंडरग्राउंड और लगभग 8 फीट ऊंची नेहरू जी का जो तीन मूर्ति भवन है वो लगभग 25 से 26 फीट ऊंचा है, 8 फीट ऊंची एक इमारत खड़ी करी जाए और उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया जाए। अगर 39 एकड़ की उस जमीन जो अभी जंगल के रूप में पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, अगर वहां पर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? आप क्यों शक की दृष्टि से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, शक की दृष्टि से दीपक जी देखने के कई कारण हैं। इनका जो इतिहास रहा है, हमेशा से इन्होंने इतिहास के साथ ही छेड़छाड़ की है। अपना कोई इतिहास नहीं है, दूसरों के इतिहास को किस तरह से मैला किया जाए वो कहीं ना कहीं जबरदस्त कल्चरल कंट्रीब्यूशन, दीपक जी नहीं जबरदस्त पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। अर्जुन देव जी एक मिनट अर्जुन देव जी, आलोक शर्मा जी का जवाब मांगा है। आलोक शर्मा जी आप जवाब दीजिए। तकलीफ क्यों? आलोक शर्मा जी देखिए, आपने अभी दीपक भाई कहा कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन की बात आपने उठाई है। ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर और किताबों में हिस्ट्री के तमाम जो चैप्टर्स रहे हैं उनको चेंज करने के नाम पर, इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में किस तरह से इन्होंने जब इनकी सरकारें आई हैं हिस्ट्री को चेंज करने का प्रयास किया है, कंटेक्स्ट को चेंज करने का प्रयास किया है। ये हमेशा से इतिहासकारों ने और शिक्षाविदों ने देखा है। अपना एजुकेशन पॉलिसी तक नहीं ला पाए 4.5 वर्षों की सरकार में, जो हर साल में 2 साल में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। लेकिन इनको केवल पंडित नेहरू जी से इसलिए आपत्ति है कि उनका ऑरा, उनका कद उस समय पर भी इतना बड़ा था कि आरएसएस कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए अब यहां पर आरएसएस के कोई चिंतक विचारक नहीं बैठे हैं। वैसे तो आजकल 3-4 आरएसएस के लोग बैठे रहते हैं नए नए नामों से, लेकिन अगर वो बैठे रहते तो वो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं पंडित नेहरू जी के लिए, वो तो बिल्कुल उनको ऐसा समझते हैं कि उन्होंने कभी कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। वही विचारधारा, वही मानसिकता है कि उसी 39 एकड़ जमीन के ऊपर इनकी नजर है कि नेहरू मेमोरियल में ही हम सब कुछ कर लें। अरे भाई, इतनी बड़ी दिल्ली है, आप कहीं पर और कर लीजिए। और मैं थोड़ा सा एक शब्द पर, जंगल शब्द पर आपके भी आपत्ति करूंगा कि ग्रीन बेल्ट वैसे भी कम होती चली जा रही है दिल्ली के अंदर। ग्रीन बेल्ट अगर वहां पर है भी तो वो भी अपने आप में एक ब्यूटिफिकेशन का काम है। पंडित नेहरू जी से ही इतनी एलर्जी, इनको दिक्कत क्यों है? जिस व्यक्ति ने देश की नींव इतनी मजबूत रखी कि आज पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर, आज भारत का लोकतंत्र से लेकर, संविधान से लेकर हर चीज में उस इंसान का कंट्रीब्यूशन रहा। पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर, ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर, बड़े बड़े बांधों से लेकर, बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर, उस व्यक्ति का जितना कंट्रीब्यूशन रहा है। बीजेपी के लोग तो जवाहरलाल नेहरू जी का जॉब ही नहीं जानते हैं अभी। केवल भाषण के अलावा इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं अटल जी के नाम पर अगर आप बनाना चाहते हैं, किसने मना किया? अभी सिन्हा साहब ने कहा कि साहब एक ही जगह हो जाए। सिन्हा साहब, हमें आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति इस बात पर है कि पंडित नेहरू जी के ही दरवाजे में घुसकर आप उनको क्यों विखंडित करना चाहते हैं? आपको तकलीफ क्या है? दूसरी जगह बनाइए ना सभी प्रधानमंत्रियों को। कौन मना कर रहा है? मैं सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं। हमें तकलीफ ये है कि आप लोग पंडित नेहरू जी जिन्होंने देश की इमारत की नींव बनाई, उनको आप मलाइन करना चाहते हैं, उनकी पूरी तरह से हेरिटेज को बिगाड़ना चाहते हैं, उनकी हिस्ट्री को बिगाड़ना चाहते हैं। इस देश को, और ये आपका इतिहास रहा। आप लोग एनसीईआरटी, अरे नेहरू गांधी ने परिवार ने जितना देश को दिया है, आप लोगों को सोच भी नहीं सकते। देश को विभाजन करने में उनका पूरा हाथ है, देश को बनाने में नहीं। जिन लोगों ने किया उनका भी कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप सुन लीजिए, हकीकत कीजिए, आप कौन मना कर रहा है? देश को, अरे भाई, जिन लोगों ने किया आप कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? 4.5 साल में आपने कौन से महापुरुष को ऊपर लेकर गए, जरा इसका नाम बता दीजिए। अपने मकसद के लिए, अरे भाई मुझे बता दीजिए, 4.5 साल में आपने कौन से महापुरुष के नाम को ऊपर ले जाने का? आलोक शर्मा जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप शायद इनकी बात सुन ले रहे हैं। ये कह रहे हैं नेहरू जी ने देश का विभाजन किया था, ये आरोप है। मैं सुन रहा हूं।
देखिए, मैं समझता हूं नेहरू जी ने नहीं, जिस समय यही जिस तरह के हकीकत है। हालात उस समय पर थे, देश को तोड़ने में 1937 में टू इनका नेशन पूरा हाथ थ्योरी रहा है, सबसे लेकिन पहले बनाने में आरएसएस ने दी, कांग्रेस ने नहीं दी। बहुत सारे लोग थे 1937 में आरएसएस ने दी और 1940 में मुस्लिम लीग ने दी। और भी लोग कांग्रेस ने कभी टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की, और भी लेकिन जो जिस लोग तरह के हालात थे, विभाजन हुआ, हमने तो पाकिस्तान के भी दो टुकड़े कर दिए और पंजाब को आसाम को जोड़कर रखने में जो कांग्रेस की ताकत लगी वो जब दोनों एक इन लोगों ने क्या बोले किया? तो बेहतर होगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ और हसन रिजवी के पास जाता हूँ। हसन रिजवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई ये विरासत के साथ पंडित छेड़छाड़ नेहरू के है? बारे में इन लोगों की जो सोच है, वो जवाब अभी की क्या ये वाकई आपको विरासत के साथ छेड़छाड़ है? दीपक साहब, यही सोच है इनकी। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग मिस कर रहे हैं पूरे डिबेट में कि क्या नेहरू जी विभाजन के को- बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देव साहब एक विभाजन मिनट, के बारे में हसन मैं रिजवी कुछ जी, कहना चाहता हूँ। देव साहब एक मिनट, हसन रिजवी जी। एक पूरे पैनल के लोग हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं कि क्या नेहरू जी को हम लोगों को जितने अदर संवैधानिक तौर पे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनकी कतार में रखना चाहिए, या नेहरू जी इन प्रधानमंत्री जो संवैधानिक तौर पे चुने जाते हैं उनसे बियॉन्ड उनका कोई स्टेचर रहा है या कंट्रीब्यूशन रहा है? वैश्विक परिवेश में यानी वर्ल्ड लेवल पे अगर आप चर्चिल का कंट्रीब्यूशन देखिए, लेनिन का देखिए, रूजवेल्ट का देखिए, आप पता कर लीजिए कि बाकी जितने भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जिस कंट्री में चुने गए हैं उनकी नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो अलग है और अब्राहम लिंकन का कंट्रीब्यूशन अलग माना जाता है, रूजवेल्ट का अलग माना जाता है। हम लोग इस बात को क्यों जबरदस्ती का पेच पे पेच डालने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पे कि नेहरू एक जिस तरीके से बाकी प्रधानमंत्री चुने गए एक प्रजातांत्रिक तरीके से, नेहरू भी वैसे ही चुने गए। नेहरू का कंट्रीब्यूशन इंडिया के इंडिपेंडेंस में उसके पहले क्या रहा, बाद में आजादी के बाद वो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तौर पर बने, ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री भी बने। तो एक चैप्टर तो हम लोगों का यह है कि जिसपे हम लोगों को ईमानदारी से सोचना चाहिए कि नेहरू क्या उस कतार में खड़े किए जा सकते हैं या नेहरू वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आपने, बहुत वर्ल्ड के बहुत परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बात बोली, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो अब्राहम लिंकन के मेमोरियल में अब्राहम लिंकन ही है और कोई नहीं। इसीलिए ये बात जब हमें न्यूज में आई तो मैं इस बात से परेशान हुआ कि क्या अब्राहम लिंकन जो इतने बड़े सिविल राइट मूवमेंट के आदमी रहे, या नेल्सन मंडेला, आज बोलने के नेल्सन मंडेला भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहे, क्या नेल्सन मंडेला को हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मान के रखेंगे या उनका कुछ कंट्रीब्यूशन देखेंगे? तो या हमारे हरी पार्टी के लोग इस बात पे ईमानदारी से गौर करें, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं बने, हमारे किसी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं रहे, तो उस हिसाब से तो महात्मा गांधी का कुछ बनना ही नहीं चाहिए। उस हिसाब से महात्मा गांधी को तो पूरे वर्ल्ड को याद ही नहीं करना चाहिए। तो अगर ये लॉजिक दी जा रही है आज कि भाई नेहरू क्या है, बाकी देवगौड़ा साहब और इवन मनमोहन सिंह फॉर दैट मैटर और नरेंद्र मोदी साहब की कतार में वो भी खड़े हो जाए, तो माफ कीजिएगा, तो फिर महात्मा गांधी को भी आप हटा दीजिए। अभी तो मेरी बस यही टिप्पणी है। चलिए हम आएंगे और इस पर सैयद जफर इस्लाम का जवाब लेंगे, क्योंकि एक मुद्दा उठाया है उन्होंने, सही है, जहां पर लेनिन है वहां पर सिर्फ लेनिन है, जहां पर अब्राहम लिंकन है वहां पर सिर्फ अब्राहम लिंकन है, जहां पर माओ है वहां पर सिर्फ माओ है। इस बात को हमको समझना होगा, क्या ये नेहरू की विरासत से वाकई छेड़छाड़ होगी? अगर हम इस ढंग से इसको इंटरप्रेट करें, इस इंटरप्रिटेशन को जनता कितना सही मानती है, हमारे डिबेटर्स कितना सही मानते हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। हो रही है अगर तीन मूर्ति भवन को बाकी देश के प्रधानमंत्रियों के म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है, तीन मूर्ति भवन को नहीं, उसके पीछे जो जगह है उसमें अगर कोई म्यूजियम बनाया जाता है, तो क्या वो नेहरू की विरासत से छेड़छाड़ होगा? इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात हसन रिजवी साहब ने कही थी और मैं सीधे चलना चाहूंगा सैयद जफर इस्लाम जी के पास। सैयद जफर इस्लाम जी, क्या आप उसी पंक्ति में खड़ा करते हैं नेहरू जी को जिसमें आप देवेगौड़ा को खड़ा करेंगे? या फॉर दैट मैटर एनी अदर प्राइम मिनिस्टर, फॉर दैट मैटर एनी अच्छी के सम्मान और वैश्विक स्तर पे जवाब चाहेंगे हम लोग, वैश्विक मैं तो स्तर। दूसरा सवाल नहीं, मैं पूछता हूं एक दूसरा सवाल उनसे कि क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उसी कतार में खड़े होंगे? जी बिल्कुल वो हो सकते हैं, लेकिन नेहरू नहीं हो सकता। जफर इस्लाम कांग्रेस साहब, पार्टी ने तो एक कतार में खड़ा किया, इसके लिए अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को नहीं, किसी नहीं, हमने अरे मैं बताया तो कि कह रहा हूं कि कांग्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कांग्रेस चाहती तो नहीं, अगर कांग्रेस चाहती तो नेहरू जी को एक दूसरा मान सम्मान देती और बाकी और लोगों को भी सम्मान देती उस वक्त, तो शायद उनका बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन उजागर होता।
लेकिन क्या किया कांग्रेस ने कि नेहरू जी के कंट्रीब्यूशंस के अलावा किसी के सबके कंट्रीब्यूशंस को दबा दिया और उसके बाद उनको दबाते हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा उनको कोई दिखा नहीं। तो अगर उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए, क्या देश के साथ उन्होंने सच्चाई से जो काम करना चाहिए, क्या महापुरुषों के साथ जिनको एक मान सम्मान इस देश से उम्मीद थी, मिला उनको? नहीं मिला। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, क्या हम उनकी विरासत से खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर जमीन इतनी बड़ी है और उसमें अगर एक और म्यूजियम बनता है तो उसमें क्या उस चीज को अगर मैं हटा दूं, इधर कर दूं, बिखेर दूं, तो आप कहेंगे खिलवाड़ उसको बोलते हैं। आलोक शर्मा जी जवाब, आलोक शर्मा जी जवाब। और मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों मेरे नजर में बहुत सम्मानित और बहुत प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं, आप दोनों में बहस की कैपेबिलिटी है, कृपया एक दूसरे पर मत बोलिएगा। आलोक शर्मा जी आपका जवाब। देखिए दीपक जी, जिस तरह से अभी जो वक्तव्य आ रहे हैं नेहरू जी के लिए, उन्होंने देश का विभाजन कर दिया और ये कर दिया, यही मानसिकता इनकी जो पूरे क्रियाकलाप हैं उसकी मूल है। ये लोग नेहरू जी को समझ ही नहीं सकते हैं। पंडित नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को कभी भी ये लोग ना वैश्विक स्तर पर समझ सकते हैं कि ग्लोबली उन्होंने हिंदुस्तान को क्या पहचान दिलवाई, और हिंदुस्तान का एक मॉडर्न आर्किटेक्ट जिसको सब लोगों ने कहा, ये लोग कम से कम अटल जी के जो वाक्य हैं उनको तो सुन लें। अटल जी ने उनकी डेथ के ऊपर, उनकी जिस समय पर उनका देहांत हुआ, कौन से शब्दावली का इस्तेमाल किया। हम कह रहे हैं आप सभी को कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन वहीं पर जाकर आपको वहां पर छेड़छाड़ क्यों करना चाहते हैं आप? वहीं पर उसी कैंपस में क्यों घुसना चाहते हैं आप? आप कह रहे हैं कि साहब बाकियों को हमने सम्मान नहीं दिया। अरे भाई 4.5 साल हो गए, आपने किसी एक व्यक्ति को सम्मान दे दिया हो जो नेहरू कालीन रहे हो, जिसको हमने नहीं दिया हो, आपने 4.5 साल में अगर दे दिया हो तो उसका नाम बता दें मुझे। अम्बेडकर को दिया उन्होंने, आपने किसी एक व्यक्ति को नेहरू कालीन रहा हो। आलोक जी मैं जवाब देता हूँ, अम्बेडकर को दिया उन्होंने। 2 तारीख को 2 महीने दीपक भाई, 2 महीने पहले दलित आंदोलन, 2 महीने पहले म्यूजियम बनाने से कुछ नहीं होता। अम्बेडकर जी के लिए क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल हुआ और दलित समुदाय के ऊपर किस तरह से अत्याचार हुए 4.5 साल में, और किस तरह से संविधान के निर्माता के संविधान के ऊपर कुठाराघात हुए, संविधान की संस्थाओं को किस तरह से अनमोल रतन को भारत रत्न देने से भी मना कर दिया। श्रद्धांजलि बाबा साहब को किस तरह से मुझे लगता है इनका राजीव गांधी साहब दे देते हैं, ये कम से कम इतना सुन ले कि बाबा साहब ने बीजेपी और आरएसएस के लिए क्या क्या कहा था, उसको केवल पढ़ लीजिए, उसके आगे मत कीजिए। बेवकूफ नहीं है। 4.5 साल में इन्होंने किसी एयरपोर्ट का नाम बाबा साहब के नाम पर रख दिया हो तो बता दीजिए, कोई योजना बड़ी शुरू कर दी हो तो बता दीजिए, और आपके हसन रिजवी साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं, हसन रिजवी पूछिए। सबसे जफर इस्लाम साहब, आप जब ये बात उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और इसके अलावा और नेहरू के अलावा नहीं देखा, यहां का डिबेट अभी बहुत ही फोकस्ड है। मैंने आपके सामने एक वर्टिकल स्टैंड किया है कि आप ये बता दीजिए, या कोई भी देश का या विदेश का पूरे वैश्विक स्तर पे बता दिया जाए कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन, जैसे वर्ल्ड के डिफरेंट लीडर्स का मैंने अपने पहले कमेंट में नाम लिया, उनको एक कतार में रखिए। मैंने क्लियर कट कह दिया है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं, उनका कंट्रीब्यूशन वो नहीं हो सकता है कि जो नेहरू का होगा, ना उनका वो स्टेचर हो सकता है। जफर इस्लाम, लेट मी जस्ट कंप्लीट फॉर ए मिनट, 1 सेकंड में। जफर इस्लाम सर, आप पॉलिटिकल वे में अगर इस बात का जवाब देना चाहते हैं, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की महिमा की है, तो उसका वो आप एक्चुअल बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे एक एकेडमिक बात स्टार्ट की है, इनिशिएट की है कि नेहरू साहब का कंट्रीब्यूशन जैसे वर्ल्ड स्तर पे दूसरे स्टेचर के जो भी हमारे लीडर रहे हैं, उनसे क्या आप कोई सिमिलरिटी पाते हैं कि नहीं, नंबर 1। और दूसरे नंबर बी में जो बाकी प्रधानमंत्री रहे हैं इंडिया में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे, कांग्रेस पार्टी ने भले उनको एक क्लब कर दिया हो, जिसके लिए आप उन पे आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, उससे हमें ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात बताइए। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दीपक साहब इस बात को एडवोकेट भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि 18 एकड़ 39 एकड़ जमीन है, और सुनिए जफर साहब, 39 एकड़ जमीन है, उसको छूट-छाट नहीं किया जा रहा है, और उसमें जाकर के पॉलिटिक्स में आप लोग डायरेक्ट कूदे हुए आदमी, हम लोग तो एनालिस्ट हैं, दूर बैठ के एनालाइज करते हैं।
पॉलिटिक्स में सिंबलिज्म का सबसे बड़ा रोल होता है। मैं अच्छी तरह जान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी की सरकार को त्रिमूर्ति को छेड़छाड़ करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट क्या है कि हल्का सा इसमें कांटी जा करके ठोको ताकि ऑपोजिशन पार्टी वहां से चिल्लाए और देश को ये इसी में बहला करके रखे। जवाब दीजिए। इसमें कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है। 39% पड़ती जमीन से इनको इंटरेस्ट है कि जब तक ऑपोजिशन नहीं चलाएगा। जवाब हो गया आपका 10 सेकंड। नहीं, सुन लीजिए, अब आपको बहुत बोल दिया, आप सुन लीजिए, स्पेसिफिक जवाब। मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए, आप अपनी बात को अपने आप ही काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीब्यूशन जो उनका था उसके तरह से एक्नॉलेज करना चाहिए था। ये काम किसका था? और दूसरी बात, ये काम था कांग्रेस का उस वक्त, अगर उनको लगता था। लेकिन ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है, जो जहां पर आप बिल्कुल तरह से कन्विंस्ड है, उस चीज को हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस देश में सिर्फ नेहरू ही का कंट्रीब्यूशन था। इस देश में और भी महापुरुष का कंट्रीब्यूशन था जिसको कांग्रेस ने दबा दिया। अगर उन सारे लोगों को अगर आप इस तरह सम्मानित करते तो शायद नेहरू आज दूसरी जगह पाते। लेकिन आपने उस चीज से खिलवाड़ किया और आपने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को वो स्थान दिया जो हमारे अंबेडकर जी को स्थान कभी मिला ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आप जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का दिया हुआ खेल है। और कांग्रेस को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस किसी को शहीद हो सबको अपमानित किया कंपेयर कैसे और सम्मानित करने में सिर्फ एक नाम रखा, वो नेहरू जी का अपने समय पर अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हमारे ये कह रहे थे सरदार पटेल को किसने दिया? सब अपमान आपने उनको अपमान किया और हमने सम्मान दिया। ये सरदार पटेल को तो आप नया नया प्यार करने लगे हैं आरएसएस के लोग। सरदार पटेल तो वो है जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल का स्टैच्यू बना करके आप लोग न्यू फाउंड लव में इन्वॉल्व हो गए हैं। हमारे और भी बहुत सरदार पटेल की बात कर रहे हैं जिसने सारी जिंदगी एक दूसरे के ऊपर पटेल का वो भी राजनीति के लिए कहीं से लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए और फिर ऑर्डर चाइना को दे दिया। मैं इसी बात पर सिन्हा साहब को लाना चाहूंगा। सिन्हा साहब, आप हसन रिजवी और आलोक शर्मा जी की बात से कितना एग्री करते हैं? देखिए, मूल प्रश्न डिबेट का ये था कि क्या वास्तव में अगर यह जिस प्रकार की योजना है कि उससे क्या विरासत पे कोई असर पड़ता है या नेहरू जी की विरासत पे असर पड़ता है या वो जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन होता है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कुठाराघात हो रहा है कि उसकी मूल संरचना से कोई खिलवाड़ हो रहा हो या कोई इस लाइब्रेरी जो इतनी बड़ी संस्था है जो विश्व स्तरीय है उसमें कोई उसकी गिरावट होने वाली है। कुछ और अगर मान लीजिए पुस्तकें बढ़ जाती हैं, कुछ और नई स्कॉलरशिप मिलती हैं और जो है वहां पे जो रिसर्चर्स है उनकी संख्या बढ़ती है, इसमें तो और अच्छी बात है। हम सब लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। इसको राजनीति का कोई उसको कोई आयाम देने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये भी बात कही मतलब सबको मालूम है कि अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन वहां होगा तो उसमें जो बेस्ट एक्सपर्ट्स होंगे, जो भी पैनल होंगे, वो इस बात को भी देखेंगे कि तीन मूर्ति भवन जो वास्तविक रूप में अभी आज मौजूद है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई इसकी क्षति उसके एस्थेटिक्स में या उसके ओवरऑल लुक में कोई अंतर ना आए, इन्वायरमेंटल या अदरवाइज कोई डिफेक्ट नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, आखिरी सवाल आलोक शर्मा जी आपसे। अगर तीन मूर्ति से छेड़छाड़ नहीं होती है, अगर म्यूजियम से छेड़छाड़ नहीं होती है, अगर लाइब्रेरी से छेड़छाड़ नहीं होती है और उसके बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर अलग खड़ा होता है तो भी क्या आपको प्रॉब्लम है, हाँ या ना? उसी पर डिबेट खत्म करूंगा मैं। देखिए मैं समझता हूं कि उसी कैंपस में दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा करना ही अपने आप में एक पूरी तरह से ऐसी मानसिकता का परिचायक है कि आप पंडित नेहरू जी की विरासत से छेड़छाड़ करना चाहते हैं। आप अगर वास्तव में पंडित नेहरू जी को सम्मान देना चाहते हैं, जैसा कि अभी सिन्हा साहब ने कहा, आप देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पिछले 4 साल में कितनी बदनामी करने का प्रयास किया इन लोगों ने। किस तरह से नेहरू मेमोरियल में आपने तमाम फंड्स को कम करने का प्रयास किया। नेहरू मेमोरियल में आप कुछ भी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में अगर बुक्स भेजना चाहते हैं, कौन मना कर रहा है इनको? लेकिन उसी कैंपस में करना है, बाकी सबको उसी कतार में करना है। यही मानसिकता है जो कहीं ना कहीं खड़ा नहीं होना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम साहब, स्ट्रक्चर खड़ा होगा। आखिरी सवाल आपसे, 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा।
देखिए, जिस चीज को छेड़छाड़ मानते हैं कि उनके विरासत से छेड़छाड़, हिंदुस्तान का 95%, 99% लोग उसको छेड़छाड़ मानेगा ही नहीं, इसलिए कि विरासत अपनी जगह है और उस जमीन का इस्तेमाल करना जो और महापुरुषों के लिए वो अपनी जगह है। उसमें इनके भी एक पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनका भी मान सम्मान होगा। ऐसे में इस तरह की चीज जो है सिर्फ इनकी अपनी मानसिकता दर्शाती है कि उनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए। ये देश तो वही है इनका, इनको समाज तोड़ के इनको एक्सक्लूसिव अप्रोच चाहिए ताकि बराबर अपने एक अपना इस देश में अपने आप को अलग तरह से पेश कर पाए। भाई देश में आलोक जी, देश एक परिवार का नहीं, एक परिवार का नहीं, देश पूरे देश के लोकवासियों का है। इस परिवार की बात नहीं है, पंडित नेहरू देश में अलग है, इस बात को बीजेपी को समझना होगा। उनको बाकी प्रधानमंत्रियों की कतार में भी नहीं खड़ा किया जा सकता। चलिए, मैं आपकी बहस कहीं पर करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है इस बहस को करने के बाद कि इस मुद्दे पर बहस लगातार चलती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर का काम शुरू होगा, हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रक्चर का मॉडल जो है वो तैयार हो चुका है, उसको लगा दिया गया है, वहां पर रख दिया गया है और बनाने की पूरी तैयारी है, जिसकी सब कमिटीज भी बना दी गई हैं। तो सवाल ऐसे में ये उठता है, कांग्रेस विरोध करेगी, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी क्या सरकार आगे बढ़ेगी? फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई देता है। हमारी इस बहस में आज के लिए इतना ही। अरे सुन, PolicyBazaar.com पे कार इंश्योरेंस ले।